तो दोस्तों, आप सभी को मेरा एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि मनोवैज्ञानिक आधार पर होगा। इसमें आपने देखा होगा कोई भी एग्ज़ाम हो, एलटीए लेक्चरर और जिसमें मतलब ख़ासकर जो टीचिंग प्रोफ़ेशन में जो टॉपिक हैं और उनमें से एक सबसे अलग से एक सब्जेक्ट पूछा जाता है 30 नंबर का, कहीं 20 नंबर का, कहीं 40 नंबर का, चाहे वो सीटेट हो, यूटेट हो, आईटी हो, केवीएस हो, टीजीटी, पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम हो। तो उसमें से साइकोलॉजी जिसे हम चाइल्डहुड या चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं और पेडागोगी के नाम से भी हम जानते हैं उसको। तो उन्हीं में से एक टॉपिक मैं आपके बीच आज प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो उसमें से आपने देखा होगा बहुत सारे हम सिद्धांत पढ़ते हैं, कई मनोवैज्ञानिक हैं, अमेरिका के हैं, फ्रांस के हैं, जर्मनी के हैं, इटली के हैं, बहुत सारे हैं, अन्य देशों से, विभिन्न देशों से हैं। तो उनमें से प्रमुख आपने देखा होगा अलग-अलग क्षेत्र में सिद्धांत होते हैं, जैसे अधिगम के सिद्धांत अलग माने जाते हैं और बुद्धि के सिद्धांत अलग माने जाते हैं और व्यक्तित्व के सिद्धांत अलग माने जाते हैं। तो उन्हीं में से मैं आपको आज एक टॉपिक करा रहा हूँ, वो है अधिगम के सिद्धांत। तो दोस्तों, इनमें से सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि अधिगम होता क्या है? आपने भी देखा होगा कि बार-बार ये वर्ड्स आता रहता है एग्ज़ाम में कि अधिगम से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अधिगम होता क्या है? तो अधिगम का मतलब होता है कुछ भी सीखना या सिखाना। इसमें हम देखा देखा होगा कि हम इंग्लिश में इस चीज़ को क्या बोलते हैं? लर्निंग। ठीक है? जिसका मीनिंग जो होता है उसका मीनिंग होता है, लर्निंग का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना। ठीक है? तो इसमें जो हमने देखा है कि इसका मतलब जो होता है कि केवल सीखने से ही तात्पर्य नहीं होता अधिगम का, बल्कि सिखाने से भी होता है। तो ऐसे इसी प्रकार से एक रायबर्टसन नाम आता है। उन्होंने भी कहा है कि अगर हम कोई भी टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं, मतलब शिक्षण विधि का यूज़ करते हैं, तो अधिगम का सिद्धांत का जो रोल है बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है? तो इनमें से एक अधिगम की एक परिभाषा भी है। ऐसे तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अपने-अपने व्यू रखे हैं, अपने-अपने तरीके से डेफिनिशन परिभाषित किया है। लेकिन उनमें से गिलफोर्ड है, जिसका थ्री डायमेंशनल डायमेंशनल सिद्धांत भी है और इसने कहा था कि जो अधिगम होता है वो व्यवहार में परिवर्तन है। अगर हमारे इंसान में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो मतलब व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसमें अधिगम की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है? तो इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। अब जो अधिगम के सिद्धांत है ऐसे तो बहुत सारे ने दिया है, जैसे थॉर्नडाइक है, सबसे प्रमुख थॉर्नडाइक माने जाते हैं। फिर आपने स्किनर थ्योरी देखा होगा। इसी प्रकार के आगे पावलोक। ठीक है? तो इसमें से मैं आपको एक आज थॉर्नडाइक के बारे में बताऊंगा, जो कि अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने एक अधिगम के सिद्धांत जो दिए हैं वो 8 प्रकार के बताए हैं। तो उनमें से 3 तो उसके मुख्य नियम हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और 5 उसके गौण नियम है, मतलब उसके सहायक नियम हैं। तो पहले हम 3 को जानते हैं कि 3 उसके प्रमुख नियम कौन-कौन से हैं और उसमें क्या-क्या बातें रखी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहला नियम है उसका तत्परता का नियम। ओके? अब तत्परता का नियम, दूसरा है उसका अभ्यास का नियम, तीसरा है उसका प्रभाव का नियम। तो पहले हम इन तीनों को थोड़ा-थोड़ा सा जानेंगे कि क्यों ये नियम दिए हैं उन्होंने। तो दोस्तों, एक और चीज़ देखना, अगर मैं आपको कुछ भी ये समझा रहा हूँ, चाहे वो अभ्यास का नियम हो, प्रभाव का नियम हो, तत्परता का नियम, सबसे पहले ये कि अपने आप खुद से जोड़ना। तो थॉर्नडाइक ने ये जो भी सिद्धांत दिए हैं, थॉर्नडाइक ने क्या किसी ने भी, तो ज़्यादातर वो बालक पे ही फ़ोकस करा है, क्योंकि जो भी हम देखते हैं चाइल्डहुड और जो अवस्था होती है, स्कूल की जो अवस्था मानी जाती है, एडोलसेंस वगैरह, तो उसी में से ज़्यादातर उसको कोरिलेट किया है। तो उनमें से सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा तत्परता का नियम क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि तत्परता होता है क्या है? तो तत्परता मतलब रेडीनेस, तत्पर रहना। कोई भी अगर हम कार्य करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो बालक हो, बालिका हो, अगर वो तत्पर नहीं है, तो वो उसमें कोई भी चीज़ है वो सीख नहीं सकता। तो थॉर्नडाइक भी यही कहते हैं कि सबसे पहले जो है तत्परता होनी चाहिए। तो उन्होंने एक चीज़ इसमें फ़ोकस करी है, उन्होंने कहा है कि इसमें जो उद्दीपक और अनुक्रिया है, इसमें आपस में बहुत ज़्यादा गहरा संबंध बनता है। वो तभी बनता है अगर उसमें तत्परता हो।
ठीक है। तो इस उन्होंने जो उद्दीपक का मतलब होता है स्टिमुलस और अनुक्रिया का मतलब होता है रेस्पॉन्स। तो वो कह रहे हैं कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स की क्रिया हो जाती है अगर उसमें तत्परता हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। देखो, जिस प्रकार 20 आदमी एक घोड़े को तालाब तक ले जा सकते उसको पानी पिलाने के लिए, तो वहां पर लेकिन उसको 20 आदमी उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि घोड़ा खुद पानी पीने के लिए तैयार नहीं है, उसकी इच्छा ही नहीं है। तो इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल भी है, जैसे मान लो कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ठीक है, तो और मेरे घर वाले मेरे से कबड्डी खिलाना चाहते हैं। तो अगर मेरी उसमें इच्छा नहीं है, भले चलो मैं मजबूरी से खेल रहा हूँ, अपने घर वालों के लिए खेल रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ, उसमें मेरी इच्छा ही नहीं है, तो मैं उस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा। तो यही कह रहे हैं, तत्परता का नियम में यही है कि अगर हम खुद से स्वयं से रेडी नहीं है, तत्पर नहीं है, तो कभी भी हमारे जो उद्दीपक है और जो अनुक्रिया है उसमें कभी भी संबंध आपस में नहीं बन सकता। तो इसमें तत्परता का नियम में यही सब चीजें कही गई है। तो दूसरा आता है अभ्यास का नियम। देखो, ये इसमें आपको देखो शब्द में ही पता लग रहा होगा कि अभ्यास, करत करत अभ्यास, आपने सुना होगा कि अभ्यास करते जाओ। तो अभ्यास का नियम में उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी बालक बालिका, कोई भी इंसान हो, कि हर चीज का हमें क्या करना चाहिए? रिपीटेशन करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। जैसे हमने देखा होगा कि अगर हम अभ्यास नहीं करें, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, तो अगर हम उसका रिवाइज नहीं करते, अभ्यास नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उस चीज को हम भूल जाते हैं। तो इसी सिद्धांत में यही कहा गया है कि चीजों को बार बार दोहराइए, तभी हम उसको अधिक समय तक अपने मन में रख सकते हैं, तब दिमाग में रहती वो बातें। अगर हम उसको रिपीटेशन नहीं करेंगे, आपने देखा होगा चाहे वो मैथ्स की बुक हो, कोई भी बुक हो, तो उसमें जरूर एक्सरसाइज दी रहती है बाद में, इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें, अदरवाइज हम उस चीज़ों को भूल जाएंगे। तो थॉर्नडाइक ने भी यही कहा है कि बार बार चीज़ों को अभ्यास करते जाओ, ठीक है। तो उसी में से उन्होंने अभ्यास के नियम में उन्होंने उपयोग और अनुपयोग की भी बात कही है। तो उपयोग का मतलब वही है, अगर चीज़ों को आप उपयोग में लाएंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो आपको वो बहुत देर तक उसमें संबंध बनेगा उद्दीपक और अनुक्रिया में, अदरवाइज वो चीज़ें नहीं बन सकती। अगर अनुपयोग करोगे, अगर उसको हम यूजेस नहीं करोगे, तो इस प्रकार उसमें रिलेशन नहीं बनेगा। तो तीसरा नियम है उसका प्रभाव का नियम। तो दोस्तों, प्रभाव का मतलब है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा इफेक्ट पड़ेगा बालक बालिका पे, वो तब पड़ेगा अगर उसको सपोज दैट उसमें संतोष की प्राप्ति हो, ठीक है। अगर कोई भी चीज हो, अगर मान लो हमें कोई किसी को पढ़ाना है, अपना मेथड किसी जैसे मान लो आगमन विधि का यूज करना है, निगमन विधि का यूज करना है, तो अगर बालक उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसको प्रभाव नहीं पड़ा उस पर, तो हमें उसको संतोष की प्राप्ति करानी होगी। अगर उसमें असंतोष हुआ, तो इसका मतलब उसमें उद्दीपक और अनुक्रिया उसमें संबंध नहीं बन सकता। तो ये तीन प्रमुख नियम उसके दिए गए थे थॉर्नडाइक के। तो अगले जो 5 नियम है उसके गौण नियम, जिसको कि सहायक बोलते हैं, हेल्पफुल नियम बोलते हैं, उसी के उसमें चलते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता बहुप्रतिक्रिया नियम। तो ये छोटे छोटे नियम दिए गए हैं। तो बहुप्रतिक्रिया, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, बहु मतलब बहुत सारे, प्रतिक्रिया मतलब एक्शन करना, रिस्पॉन्स करना। अगर हम बहुत सारे एक्शन करें, उसमें से कोई भी, हम मान लो मुझे मैथ्स करनी है, इंग्लिश पढ़नी है, कोई भी चैप्टर जैसे पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन करने हैं, अगर मैं बहुत सारी चीजें काम करता हूँ उसमें, तो कहीं ना कहीं वो मेरे उसमें एक भविष्य के लिए तैयार हो जाती है, चलो मैं इस वे में उसको आगे पढ़ूंगा। तो उसका मतलब बहुप्रतिक्रिया, बहुत सारा हमें मेथड अपनाने चाहिए, बहुत सारी क्रिया करनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम एक चीजों से सेटिस्फेक्शन मिल ही जाएगा। तो दूसरा वो कहता है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति का मतलब देखो, मन वृत्ति, माइंड। तो मनोवृत्ति का मतलब यही है, जो हम मन में है, जो हमारी बात है, जो हम मन माइंड में सोचते हैं, इंसान वही आगे करता है अधिकतर। तो एक दोस्तों मैं आपको बता दूं, एग्जिस्टेंशलिज्म, आप जानते हो इंग्लिश में एक लिटरेरी मूवमेंट चला था एग्जिस्टेंशलिज्म, जिसको कि अस्तित्ववाद बोलते हैं। तो इसका मीनिंग भी यही है कि इंसान जो है वो स्वयं ही यहाँ पर इस पे, अगर वो कहने का मतलब ये, वो उसमें ये बात कही गई थी कि इंसान स्वयं ही अपना भाग्य विधाता है। कहने का मतलब है कि इंसान जैसे सोचता है वैसे ही बनता है।
तो इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें भाग्य भगवान नहीं बनाता, बल्कि स्वयं ही इंसान हमें भाग्य बनाता है। तो इस तरीके से मनोवृत्ति में भी ऐसे ही है, मन में जैसा सोचोगे वैसा ही तुम बनोगे। तो इसमें से आपने देखा होगा, पहले बहु प्रतिक्रिया है, फिर उसमें मनोवृत्ति है, तीसरा जो इसने नियम बताया वो आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक का मतलब है अंश, अंश मतलब छोटे-छोटे भागों में। तो उसमें जो उन्होंने कहा है कि कोई भी चीज़ों को अगर हमें पढ़नी है, अगर हमें कोई सॉल्व करनी है, तो छोटे-छोटे चीज़ों में उसको बाँटिए। छोटे-छोटे टुकड़ों में उसको उद्देश्यों में बाँटिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। जैसे हमें आईआईटी लेक्चरर बनना है, तो कोई भी हमें अगर सक्सेस चाहिए, तो हमें छोटे-छोटे एक उसको टुकड़ों में, एक उद्देश्यों में बाँटनी है, तब जाके हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उसके बाद आपने देखा होगा 3 नियम हो गए। उसके बाद है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण, आत्म मतलब स्वयं, आत्मीकरण का मतलब ये हुआ कि अगर पूर्व ज्ञान जो हमारा होता है, प्रीवियस जो नॉलेज होती है, उसको न्यू नॉलेज से कोरिलेट करना, ठीक है? उसमें आपस में रिलेट करना, उसको बोलते हैं आत्मीकरण। पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञानों का समावेश करना, ठीक है? और लास्ट जो नियम है उसका, वह होता है संबंधित परिवर्तन का नियम। संबंधित परिवर्तन का नियम का मतलब ये हुआ कि उसमें क्रिया तो वही रहेगी। क्रिया क्या रहेगी? क्रिया सेम रहेगी, लेकिन परिस्थितियाँ बदल सकती है। परिस्थिति जैसे आपने एक पावलोक एक मनोवैज्ञानिक है, उसका नियम है। उन्होंने भी जो डॉग पे अपना प्रयोग किया था, उन्होंने उसमें वही चीज़ें कहता है वो, कि वहाँ पर उसने पहले देखा होगा, वहाँ पर पहले जो उनको खाना रखता है, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया अलग-अलग हो जाती है, कंडीशन अलग-अलग होती है, लेकिन क्रिया वही करता रहता है वो, लेकिन चीज़ों को बदल देते हैं। तो ये दोस्तों आज हमने पढ़ा था थॉर्नडाइक के जो 8 नियम थे, उसको मैंने एक्सप्लेन किए। बाकी इसमें से जो एक थ्योरी मानी जाती है, तो यहाँ पर उन्होंने त्रुटि एवं प्रयत्न का सिद्धांत भी दिया था, इसी में से दिया था कि उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी दिया था उन्होंने यहीं पर। तो इसी से वो कोरिलेट करके उन्होंने इस नियम को दिया था, जो कि 1913 में दिया था। और उसने एक मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान चाइल्ड मनोविज्ञान लिख उसमें एक पुस्तक लिखी थी। तो इसी में उन्होंने इस चीज़ों को, इस नियम को भी यहाँ पर दर्शाया गया था। इसमें उन्होंने भूख की जो बिल्ली है उस पर उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों? तो इसी प्रकार से मैं आपसे विदा चाहूँगा। अगर कुछ उसमें गलतियाँ हो तो मुझे क्षमा कर देना। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा ये तरीका पसंद आया हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको आगे भी इसी तरीके से वीडियोस चाहिए, मेरा ये पहला प्रयास है आप लोगों के बीच। और आप जैसे जानते हैं कि इसी आजकल आपने देखो पूरा देश यानी कि दुनिया लॉकडाउन हो चुकी है, और इस महामारी से बचने के लिए हम घर में, देखा होगा कोई बहुत सारे काम है, कोई बोर हो जाते हैं, तो कोई नहीं, मैंने भी ये सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर लेते हैं, और इसी के लिए हम नवाचार शिक्षा भी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।